नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। CGPSC MCG व्यापम की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन विंग आप सभी के लिए एक MCQ सीरीज चला रहा है, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ा रहा हूं। इसके पहले हमारा एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में MCQ के माध्यम से पढ़ा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन छत्तीसगढ़ को ही कंप्लीट करेंगे MCQ के माध्यम से। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, असत्य युग्म की पहचान कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न अभी तक फ्रेम नहीं हुए हैं, लेकिन संभावना है कि ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जोगीमारा गुफा, यहाँ पे गुफाओं का नाम लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा कर्नल आउसले पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सीता बेंगरा गुफा, डॉक्टर संतलाल कटारे, सिंघनपुर की गुफा एंडरसन, कबरा पहाड़ JR कामले। तो बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा जो युग्म है, कौन सा जोड़ी जो है वो असत्य है, अर्थात किस गुफा की खोज किस वैज्ञानिक उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, यह पुरातत्ववेत्ता ने नहीं किया था। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा जोगीमारा गुफा कर्नल आउसले, सीता बेंगरा गुफा संतलाल कटारे, सिंघनपुर की गुफा एंडरसन, कबरा पहाड़ JR कामले। ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसको याद रखना है। 1848 में, माफ कीजिएगा 1948 में जोगीमारा गुफा की खोज किया था कर्नल आउसले ने। ठीक है, और सीता बेंगरा गुफा का अध्ययन किया था संतलाल कटारे जी ने। सिंघनपुर की गुफा से एंडरसन का नाम जुड़ा हुआ है। 1910 में सबसे पहले सिंघनपुर गुफा के बारे में पता लगाने वाले कौन थे? एंडरसन थे। इसके अलावा सिंघनपुर गुफा के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। सिंघनपुर गुफा के बारे में कल भी पढ़ा था हमने। सबसे पहला नाम आता है 1910 में एंडरसन का, जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था सिंघनपुर गुफा के बारे में। ठीक है, एंडरसन। तो ये नाम आपको याद रखना ही है। इसके अलावा सिंघनपुर की गुफा का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था 1923 में अमरनाथ दत्त ने। अमरनाथ दत्त ने। ये दो नाम आपको याद रखने ही है। इसके अलावा सिंघनपुर पे जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, आप सभी को पता होगा सिंघनपुर से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो सर्वाधिक प्राचीन है, इसीलिए इसको भीमबेटका से भी इसकी तुलना की जाती है। तो इसमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनका एकत्रण किसने किया? तो वहां पे 3 लोगों का नाम आएगा। ठीक है, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है DH गार्डन का। ठीक है, दूसरा जो नाम आएगा लोचन प्रसाद पांडे जी का नाम आएगा। लोचन प्रसाद पांडे जी का नाम आएगा। और तीसरा जो प्रमुख नाम आता है वो आता है डॉक्टर N घोष। ठीक है, तो ये आप लोगों को सिंघनपुर से जुड़ा हुआ इतने नाम याद रखने हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन ने 1910 में सिंघनपुर गुफा के बारे में पता लगाया था। अध्ययन किसने किया था? अमरनाथ दत्त ने 1923 में। शैल चित्र के बारे में या शैल चित्र को एकत्रित किसने किया? तो लोचन प्रसाद पांडे, DH गार्डन और डॉक्टर N घोष ने। ठीक है, तो ये 5 नाम आप लोग को सिंघनपुर के बारे में याद रखना है। सिंघनपुर के बारे में हमने कल कुछ चीजें और पढ़ी थी। इसकी तुलना जो है मैक्सिकन, ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, वहां के शैल चित्रों से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और साथ साथ स्पेनिश शैल चित्रों से भी इसकी तुलना की जाती है। तो सिंघनपुर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 चीजें और पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी के बारे में। चितवा डोंगरी के बारे में हमने 2 नाम पढ़ा था, एक रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। ठीक है, चितवा डोंगरी गुफा की खोज किसने किया था? रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने। उसी प्रकार हमने गढ़धनौरा के बारे में भी पढ़ा था। गढ़धनौरा में 2 लोगों का नाम आता है, एक आता है JR कामले जी का, ठीक है, और दूसरा नाम आता है रमेंद्रनाथ मिश्र जी का। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन के अंदर और भी छोटे छोटे चीजें देखेंगे जो आप लोगों को हेल्प कर सकता है नए क्वेश्चन फ्रेम होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं
ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंतर्गत ही बहुत सारे क्वेश्चन और मिल जाए और वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बना हुआ है वो दिख रहा है वाकाटक वंश से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ वाकाटक वंश से भी डील करेंगे। ठीक है, अर्थात वाकाटक वंश से कुछ भी चीजें आ जाए हम लोग उसे बना ले आसानी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वाकाटक वंश के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, वाकाटक वंश जो है इसका संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ठीक है, ये मूलतः जो है सातवाहन के सामंत हुआ करते थे। सातवाहन का जैसे ही पतन हुआ वाकाटक वंश का उदय होता है। ठीक है, सातवाहन के पतन के बाद वाकाटक वंश का उदय होता है। वाकाटक वंश में जो संस्थापक थे वो कौन थे? संस्थापक नहीं बोलना चाहिए, प्रथम शासक बोल सकते हैं। इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो पहला शासक है वाकाटक वंश का वो है विंध्य शक्ति। ठीक है, कौन है? विंध्य शक्ति। दूसरा जो इसका प्रमुख शासक रहे हैं वाकाटक वंश के वो है प्रवरसेन प्रथम, जिनको छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो पहले शासक भले विंध्य शक्ति रहे हैं, इनके पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने ही छत्तीसगढ़ में ही वाकाटक वंश को स्थापित किया था। इसलिए छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो किनको माना गया है? प्रवरसेन प्रथम को। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक ठीक है, ये यहाँ पे इतना याद रखना है। फिर तीसरा जो नाम आएगा यहाँ पे महेंद्र सेन का नाम आएगा। ठीक है, इसको कैसे याद कर रखोगे? PMRP, फिर आता है नरेंद्र NP। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, विंध्य शक्ति ये पहले शासक थे। ठीक है, P स्टैंड फॉर प्रवरसेन प्रथम, M स्टैंड फॉर महेंद्र सेन, इसके बाद आते हैं रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, फिर आते हैं प्रवरसेन द्वितीय। प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। फिर नरेंद्र सेन और इसके बाद आएंगे पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, तो ये 6 नाम आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादातर इन्हीं के आसपास घूमते हैं। महेंद्र सेन हो गया तीसरा। चौथा इसके प्रमुख शासक रहे हैं रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, पांचवें जो शासक रहे हैं प्रमुख शासक वो रहे हैं प्रवरसेन द्वितीय और छठवें प्रमुख शासक रहे हैं नरेंद्र सेन। ठीक है, और सातवें प्रमुख शासक रहे हैं पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, इन शासकों के नामों को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसी के आसपास इसके प्रश्न बनेंगे। अब एक एक शासक के जो प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं उनको देख लेते हैं। प्रवरसेन के बारे में हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको नाम दिखेगा महेंद्र सेन के बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय के लिए अभियान चलाया था तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो शासक थे वो थे, दक्षिण कोशल के जो शासक थे वो थे महेंद्र सेन। क्योंकि दक्षिण कोशल और जो बस्तर वाला क्षेत्र वो अलग अलग हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में दोनों को अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में अलग अलग जो शासक थे वो शासन करते थे। इसके समकालीन हुआ करते थे नलवंशी। ठीक है, तो उसको हम लोग तुलना करके पढ़ेंगे, अभी दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो नलवंशी शासक उस समय हुआ करते थे व्याघ्रराज और बस्तर में, और यहाँ पे दक्षिण कोशल में कौन हुआ करते थे? महेंद्र सेन। ठीक है,
जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान चलाया था, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की तरफ से महेंद्र सेन ने उनके साथ संघर्ष किया था, हालांकि हार गए थे, ठीक है, और बस्तर में भी व्याघ्रराज हार गए थे, ठीक है। तो इसका उल्लेख, महेंद्र सेन का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में है, ठीक है, इसका उल्लेख है, में उल्लेख है। क्या उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन प्रथम को पराजित किया था, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। इसके अगले जो प्रमुख शासक है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय इसलिए इनका नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। इनका जो विवाह हुआ था वो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह हुआ था इनका, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ये, द्वितीय की पुत्री, ठीक है। प्रभावती से इनका विवाह हुआ था। किनका विवाह हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय का। प्रवरसेन द्वितीय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रवरसेन द्वितीय के समय ही कालिदास ने, ऐसा विद्वानों द्वारा माना जाता है कि कालिदास ने सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना किया था, ठीक है। किसने किया था? कालिदास ने प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल में सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, प्रवरसेन द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके अलावा प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक एक रचना लिखा था, ठीक है, जो काफी प्रचलित है। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखना है, एक मेघदूत, इसकी रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है सेतुबंध नामक रचना, सेतुबंध, इसकी रचना किसने किया था? तो स्वयं प्रवरसेन द्वितीय ने किया था। अब बच गए नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय। इसको देखते हैं हम लोग। नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय, इनका संघर्ष नलवंशी शासकों के साथ हुआ था, ठीक है। तो दोनों को हम लोग तुलना करके देखते हैं। एक तरफ देखते हैं वाकाटक वंशी शासक, वाकाटक वंशी शासक, ठीक है, और एक तरफ इनका संघर्ष होता है नलवंशी शासकों से, ठीक है। एक तरफ कौन रहते हैं? नलवंशी शासक, नल वंशी शासक, ठीक, नलवंश। ठीक है, यहां पे वाकाटक शासक रहे थे नरेंद्र सेन, ठीक है। नरेंद्र सेन, ठीक है। नरेंद्र सेन एक तरफ रहते हैं वाकाटक वंश के शासक, और दूसरी तरफ रहते हैं व्याघ्रराज, ठीक है, माफ कीजिए, वराहराज। दूसरी तरफ शासक रहते हैं वराहराज, ठीक है। ये नलवंश के वास्तविक संस्थापक थे छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले नरेंद्र सेन और वराहराज के बीच में संघर्ष होता है, जिसमें नरेंद्र सेन जो है वराहराज को पराजित कर देते हैं, ठीक है। ये पहला संघर्ष हुआ। पराजित कौन हो रहे हैं? यहाँ पे वराहराज पराजित हो रहे हैं, ठीक है, पहले संघर्ष में। फिर वराहराज के बाद आते हैं भवदत्त वर्मन, ठीक है, भवदत्त वर्मन, ठीक है। भवदत्त वर्मन क्या करेंगे? क्योंकि वराहराज को पराजित किया था नरेंद्र सेन ने, इसलिए भवदत्त वर्मन फिर नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये किसके ऊपर आक्रमण करेगा? नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करेगा। और किसको हरा देगा? नरेंद्र सेन को, ठीक है। यहाँ पे किसको पराजित कर रहा है? ये पराजित कर रहा है वराहराज को, और भवदत्त वर्मन जो है किसको पराजित कर रहे हैं? नरेंद्र सेन को पराजित कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वाकाटक वंश की जो राजधानी थी नंदीवर्धन, उसको भी ये तबाह कर दिया था, ठीक है। कौन? भवदत्त वर्मन। अब नरेंद्र सेन के बाद इसके पुत्र आते हैं पृथ्वीसेन
द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीसेन द्वितीय जब आते हैं तो वो अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए भौदत्त वर्मन के जो बेटे रहते हैं अर्थपति भट्टारक, उन पर आक्रमण करते हैं और उन पर आक्रमण करके इनको पराजित कर देते हैं, और साथ ही इनकी राजधानी रहती पुष्किली, उसको तबाह कर देते हैं। ठीक है, अर्थपति भट्टारक को हराएंगे और इसकी राजधानी जो रहती है पुष्किली, उसको तबाह कर देंगे। तो ये सब चीजें, ये जो घटनाक्रम है उसका उल्लेख किसमें है? तो उसका उल्लेख है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, इस संघर्ष का उल्लेख अगर पूछा जाए तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और दूसरा केसरी बेड़ा, ये भौदत्त वर्मन का है और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक का है। ठीक है, तो ये दोनों ताम्रपत्र में इस संघर्ष का उल्लेख है, नल वंश एवं वाकाटक वंश के बीच में जो संघर्ष है उसका उल्लेख है। ठीक है, नल वंश के बारे में भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जब उसका प्रश्न आएगा। तो फिलहाल वाकाटक वंश से इतने प्रश्न बन सकते हैं। इसकी राजधानी क्या थी वाकाटक वंश की? वाकाटक वंश की राजधानी थी नंदीवर्धन। ठीक है, ये नागपुर का एक क्षेत्र है, वहां पे इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने प्रश्न में। इसमें पहला प्रश्न, जो पहला ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ये बिल्कुल गलत कथन है। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आना चाहिए था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक थे। दूसरा जो ऑप्शन है, वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। बिल्कुल सही बात है, इनकी राजधानी नंदीवर्धन थी जो नागपुर में थी। तीसरा ऑप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति में महेंद्र सिंह नामक वाकाटक वंशी शासक का उल्लेख है। बिल्कुल उल्लेख है। किस प्रकार से उल्लेख है? यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान जो दक्षिण कोसल के शासक है महेंद्र सिंह, उनको पराजित किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। सेतुबंध नामक रचना प्रवरसेन द्वितीय ने किया था, इसको भी हम लोग देखे थे। प्रवरसेन द्वितीय के टाइम पे दो घटनाक्रम हुई हैं, एक सेतुबंध नामक रचना किया इन्होंने, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मेघदूत की रचना हुई है, जो कालिदास ने करा है। ठीक है, मेघदूत की रचना किसने किया है? कालिदास जी ने किया है। कहां पे किया है? तो रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने किस शासक के राज्यकाल में मेघदूत की रचना किया? इसको अभी पढ़े हम लोग। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए प्रवरसेन प्रथम का नाम दे सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रवरसेन प्रथम ने जो है छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश की नींव डाली थी, इसलिए उनको संस्थापक माना जाता है। बस इतना ही पॉइंट इसमें याद रखना है। कालिदास ने जो मेघदूत की रचना किया था वो प्रवरसेन द्वितीय के समय किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको कॉलम में दिया हुआ है रानी एवं राजा का नाम, दूसरे में दिया हुआ है साक्ष्य और जो उसके संबंधित स्थल है जहां से उनके बारे में, उन राजा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पहला है रूपा देवी, इनकी जानकारी कोपरा नामक गांव से मिलती है। क्या सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय, खरसिया से धनुधारी सिक्का, कुमारगुप्त आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का, रामगुप्त बानभरत से सिक्का। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में फ्रेम होने वाले हैं। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से सही युग्म कितने हैं? क्या एक युग्म सही है? क्या दोनों युग्म सही है? क्या तीन युग्म सही है? क्या चार युग्म सही है? तीन युग्म में ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, या फिर ये भी सही, कोई भी तीन युग्म सही हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है सभी युग्म सुमेलित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रूपा देवी जो है समुद्रगुप्त की पत्नी थी और कोपरा नामक गांव जो महासमुंद में गांव है वहां पर इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, खरसिया से धनुधारी सिक्का, ये भी बहुत सही है। कुमारगुप्त आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का, ये भी बिल्कुल सही है। और रामगुप्त बानभरत से
सिक्के, ठीक है। बाण भरत से चंद्रगुप्त द्वितीय के भी सिक्के मिले हैं, रामगुप्त के सिक्के भी मिले हैं, कुमारगुप्त के भी सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से, ठीक है। कहां से जानकारी प्राप्त होती है राजर्षि तुल्य वंश के बारे में? राजर्षि तुल्य वंश, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से, आरंग ताम्रपत्र से। और ये ताम्रपत्र मिला है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के तट पे, ठीक है। राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्षेत्रीय राजवंश, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय या फिर क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश कहने का मतलब ये है कि इन्होंने केवल छत्तीसगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है। स्थानीय राजवंश माना जाता है। इस ताम्रपत्र में, आरंग ताम्रपत्र में कुल 6 राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। जिसमें से पहले राजा हैं सूर, दूसरे राजा है दैत्य प्रथम, तीसरे जो राजा है विभीषण, चौथे राजा है दैत्य द्वितीय, दैत्य द्वितीय, पांचवें राजा है भीमसेन प्रथम, माफ कीजिएगा, चौथे राजा है भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम, पांचवें राजा हैं दैत्य द्वितीय और छठवें राजा हैं भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। देखो, कभी भी इसमें राजाओं के सीक्वेंस में आप लोगों को डाउट होगा तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अंतिम शासक थे वो थे भीमसेन द्वितीय, ठीक है। तो भीमसेन प्रथम और भीमसेन द्वितीय कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बीच में आते हैं दैत्य द्वितीय, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं इस प्रकार से। सूर जो है इस वंश के संस्थापक थे और टोटल 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है। भीमसेन द्वितीय जो है इन्हीं का है आरंग ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र। तो ये आप लोगों को राजर्षि तुल्य वंश के बारे में इतनी चीजें जाननी है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है राजर्षि तुल्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। सूर जो है इसका वास्तविक संस्थापक था छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न है, 13 सिंह ताम्रपत्र से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मेघवंश, राजर्षि तुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश, नल वंश, ठीक है। पर्वत द्वारक वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है 13 सिंह ताम्रपत्र से। इसका सही आंसर होगा पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश जो था छत्तीसगढ़ के देवभोग, ठीक है, उस क्षेत्र में ये शासन करते थे, ठीक है। कहां शासन करते थे? पर्वत द्वारक वंश का जो शासन क्षेत्र था, शासन जो क्षेत्र था वो था गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र, देवभोग क्षेत्र गरियाबंद का, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। पर्वत द्वारक वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है 13 सिंह ताम्रपत्र से। कहां से मिलती है? 13 सिंह ताम्रपत्र से। और 13 सिंह ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है और साथ साथ पर्वत द्वारक वंश के 2 राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक है सोमन्नराज, सोमन्नराज, और दूसरा है तुष्टिकर, तुष्टिकर, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। और साथ में याद रखना है ये उपासक होते थे स्तंभेश्वरी देवी के। किसके? स्तंभेश्वरी,
स्तंभेश्वरी देवी के उपासक हुआ करते थे, ठीक है, जिनका निवास स्थान देवभोग में ही माना जाता है, ठीक है। तो पर्वत द्वारक जो वंश है उनका शासन क्षेत्र देवभोग गरियाबंद था। उनकी जानकारी हमें मिलती है तेरह सिंह का ताम्रपत्र से। दो राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमें पर्वत द्वारक वंश के, एक है सोमन्नराज और दूसरा है तुष्टिकर, ठीक है। इसके अलावा पर्वत द्वारक वंश के जो शासक हुआ करते थे वो उपासक हुआ करते थे स्तंभेश्वरी देवी के, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है पर्वत द्वारक वंश के बारे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्वत द्वारक वंश। अगला प्रश्न है अम्रार्य कुल किस राजवंश को कहा जाता है, ठीक है। अम्रार्य कुल जो है किस राजवंश को कहा जाता है? तो अम्रार्य कुल जो है क्या नल वंश के शासकों को कहा जाता था, सातवाहन वंश, सरभपुरी राजवंश या फिर पांडवंश? इसका सही उत्तर है सरभपुरी राजवंश। सरभपुरी राजवंश के शासकों को अम्रार्य कुल के शासक कहा जाता है, ठीक है। अम्रार्य या फिर अमरज कुल कहा जाता है, ठीक है। और जो सातवाहन थे उनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था, दक्षिणापथ का स्वामी। तो दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि सातवाहन जो वंश थे उनका जो शासन क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में था, ठीक है। और साथ साथ नागपुर वाले क्षेत्र में भी था। पैठन इनकी राजधानी हुआ करती थी सातवाहन वंशों की। सरभपुर जो है, सरभपुरी राजवंश जो है इनका जो शासन छत्तीसगढ़ में ही था। सरभपुर नामक एक इन्होंने नगर बसाया था, वहीं पे इन्होंने राजधानी स्थापित किया था, ठीक है। इनको कहा जाता था अम्रार्य कुल और इनको कहा जाता था दक्षिणापथ का स्वामी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को जानने को मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन की पहचान कीजिए। सरभराज सरभपुरी वंश का संस्थापक था। सरभराज प्रवरसेन प्रथम का सामंत था। प्रसन्न मात्र ने मल्हार नामक नगर बसाया था। नरेंद्र देव ने ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर स्थापित किया था, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है आप लोगों को, नरेंद्र देव ने ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर स्थापित नहीं किया है, ठीक है। ये असत्य कथन है। बाकी जो तीनों कथन है वो सही। सरभपुरी राजवंश के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सरभपुरी राजवंश जो है सरभराज ने स्थापित किया था, जो प्रवरसेन का सामंत हुआ करता था। प्रवरसेन अर्थात वाकाटकों के सामंत हुआ करते थे, जो सरभपुरी शासक थे, ठीक है। तो सरभराज ने वाकाटकों की सामंती जो थी उनको अस्वीकार करके ये वंश छत्तीसगढ़ में स्थापित किया। कौन से क्षेत्र में स्थापित किया? सरभपुर नामक एक क्षेत्र इन्होंने बसाया और उसी को राजधानी बनाकर शासन किया, ठीक है। तो इसके संस्थापक किसको बोला जाता है? सरभराज को बोला जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरभराज के बाद प्रवरसेन जो है प्रवरसेन का सामंत है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। सरभराज के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करते हैं जिनका नाम है प्रसन्न मात्र, ठीक है। प्रसन्न मात्र के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। प्रसन्न मात्र, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे शासक रहे हैं, जैसे नरेंद्र भी रहे हैं। सरभराज के बाद नरेंद्र शासक बनते हैं, फिर प्रसन्न मात्र बनते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख शासक जो रहे सरभपुरी राजवंश में वो है प्रसन्न मात्र, ठीक है। प्रसन्न मात्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम था प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर जो वर्तमान में मल्हार है, ठीक है। ये याद रखना है। क्या बसाया इन्होंने? प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया जिसको वर्तमान में मल्हार कहा जाता था। और ये कहां पे बसाया? निडिला नदी के तट पर, निडिला नदी के तट पर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। प्रसन्नपुर नामक शहर बसा रहे हैं, ठीक है, जिसको मल्हार कहा जाता है वर्तमान में, निडिला नदी के तट पर। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है, इनके टाइम पे मंदिर कौन कौन से बने हैं, ठीक है। इनके टाइम पे 4 मंदिर बने हैं, ठीक है। उसको याद कैसे करोगे? ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चतुर्भुजी
विष्णु मंदिर पहला, चतुर्भुजी विष्णु मंदिर, ठीक है। पातालेश्वर मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर, डिडनेश्वरी माई का मंदिर, और एक है देवरानी जेठानी का मंदिर। देवरानी जेठानी का मंदिर। इसमें से 3 जो मंदिर स्थापित किया है उन्होंने, वो है मल्हार में, मल्हार बिलासपुर के अंतर्गत आता है, और एक जो मंदिर बनाया था उन्होंने वो ताला गांव में बनवाया था। ठीक है, कहां बनवाया था? ताला गांव में। ठीक है, तो 4 मंदिर यहां से याद हो जाएंगे आप लोगों को। चतुर्भुजी विष्णु मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर, ये तीनों जो मंदिर निर्माण है वो मल्हार में करवाया था, क्योंकि मल्हार नामक नगर प्रसन्न मात्र ने ही बसाया था। ठीक है, और देवरानी जेठानी का मंदिर ताला गांव में बनवाया था। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो ताला गांव में है। ठीक है, इनको गुप्त वंश से भी जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पे जो है मुख्य रूप से शिव का मूर्ति रखा हुआ है। देवरानी जो मंदिर है वहां पे भी शिव की मूर्ति है जो पूर्व दिशा की ओर जिसका मुख है, और जेठानी मंदिर जहाँ पे जो शिव है उनका जो मुख है वो दक्षिणाभिमुखी है। ठीक है, तो ये 4 मंदिर है जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, प्रश्न मात्र के बारे में इतनी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन शैल वंश से संबंधित नहीं है? नरसिंहवर्धन, श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। ठीक है, शैल वंश का जो शासन था, शैल वंश का जो शासन था वो दुर्ग क्षेत्र में था। ठीक है, दुर्ग क्षेत्र में था इनका जो शासन था। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि शैल वंश से संबंधित कुछ राजाओं के जो नाम है वो पेपर में पूछे गए हैं, जिनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पहला नाम आता है इसमें श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। ठीक है, जयवर्धन, ये तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तीनों के नाम याद रखने हैं। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा दिया हुआ नरसिंहवर्धन, इस नाम का कोई शासक शैल वंश से संबंधित नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं तो ध्यान में रखना है। शैल वंश कहां से संबंधित थे? दुर्ग क्षेत्र में इनका शासन हुआ करता था, और 3 राजा थे, श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न है सही कथन की पहचान कीजिए। नल वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज था। कोंडागांव के अड़ेंगा से 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। नरेंद्र थबल नल वंश का अंतिम शासक था। नल वंश के बारे में ब्रीफ में बता देता हूं मैं। नल वंश जो है इनका जो संस्थापक था ये वराहराज वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और इसके जो ओवरऑल जो संस्थापक थे, ठीक है, वो थे सेमुख नल वंश के। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? वराहराज थे। नल वंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बस्तर क्षेत्र में ये शासन किया करते थे। पुस्किरी जो भोपालपट्टनम के पास एक जगह है, वहां पे इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करवाया था। ठीक है, कोंडागांव के अड़ेंगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वहां से 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, और 32 स्वर्ण सिक्कों में इन जो स्वर्ण सिक्के थे भौदत्त वर्मन के थे, अर्थपति भट्टारक के थे और वराहराज के थे। ठीक है, तो 3 लोगों के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे उनकी संपन्नता, उनकी समृद्धि का भी प्रतीक जो है ये पता चलता है। विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। नलवंशी शासक थे ये। ठीक है, और नरेंद्र थबल इस वंश के अंतिम शासक थे। तो इसका जो सही कथन है, इसमें जो है सभी कथन सही है एक्चुअल में। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना है, इसमें सभी कथन सही है, इसमें एक भी जो कथन है वो गलत नहीं है। नल वंश के बारे में, नल वंश के बारे में प्रमुख चीजें तो यहाँ पे डिस्कस हो गई। एक राजधानी थी पुष्करी, ठीक है, और वास्तविक संस्थापक तो कौन थे? बराहराज थे। और स्वर्ण सिक्का भी मैंने बता दिया, भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक और अर्थपति भट्टारक, भौदत्त वर्मन और बराहराज, ठीक है। तीन लोगों के स्वर्ण सिक्के, तीन राजाओं के स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने डिस्कस भी कर लिया था कि वाकाटकों एवं नलवंशी शासकों के बीच में संघर्ष होता है, जिसका उल्लेख केसरी बेड़ा और रिद्धिपुर ताम्रपत्र में हुआ है, ठीक है, जो आगे मैं और डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें जो है सभी ऑप्शन जो है सही है। अगला जो प्रश्न है, असत्य युग्म की पहचान कीजिए। भौदत्त वर्मन, रिद्धिपुर ताम्रपत्र राजा दिया हुआ है और उससे संबंधित ताम्रपत्र दिए हुए हैं। भौदत्त वर्मन, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, अर्थपति भट्टारक, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, स्कंद वर्मन, पोड़ागढ़ अभिलेख, कुलिया अभिलेख, एक्चुअली भीमसेन यहाँ पे होना चाहिए था, भीमसेन देव, और इधर होना चाहिए था कुलिया अभिलेख। तो बताइए इसमें गलत युग्म कौन सा है, ठीक है, अर्थात कौन सा ताम्रपत्र या कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित नहीं है। तो भीमसेन देव के सामने जो लिखा हुआ है कुलिया अभिलेख, ये गलत युग्म है। इसके ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं रिद्धिपुर, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, ये सभी सुमेलित। जो कुलिया अभिलेख था वो था स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा पंड्या पाथर अभिलेख भी है, ठीक है, जो स्कंदगुप्त का है, ठीक है। पंड्या पाथर अभिलेख वो भी किसका है? स्कंदगुप्त का है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान में रखना है, ये ऐसे प्रश्न आते हैं ताम्रपत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, पांडुवंश की राजधानी क्या थी? चित्रांगदपुर, तुमान, पाली, पुष्करी। तो पांडुवंश की राजधानी थी चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर, जिसको वर्तमान में सिरपुर कहा जाता है, वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। तुमान जो है कलचुगियों की राजधानी थी, पाली जो है बाणवंशी शासकों की राजधानी थी, और पुष्करी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले नलवंशों की राजधानी थी, ठीक है। तो पांडुवंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पांडुवंशी जो शासक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है उदयन का, ठीक है। इनके आदि पुरुष किनको बोला जाता है? उदयन को बोला जाता है, आदि पुरुष, ठीक है। आदि पुरुष किनको बोला जाता है? उदयन को बोला जाता है। उदयन के बाद इसमें प्रमुख शासक आते हैं इंद्रबल, जो सरपुरी शासक प्रवरराज प्रथम के, सुदेवराज के जो सामंत हुआ करते थे, ठीक है। इंद्रबल जो है सुदेवराज, जो सरपुरी शासक है, उनका सामंत था, ठीक है। या कहीं कहीं पे लिखा रहता है सर्वाधिकाराधिकृत, ठीक है, तो ये भी सही है। सुदेवराज ने इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकृत नामक एक पद पर नियुक्त किया था, या कहीं कहीं पे आपको सामंत भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंद्रबल क्या करते हैं? मौके का फायदा उठाते हैं और आगे चलकर प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके सरपुरी वंश जो है उनको समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की नींव डालते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है संस्थापक अगर बोला जाएगा तो कौन थे? छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के संस्थापक कौन थे? पांडुवंश के संस्थापक कौन थे? इंद्रबल थे, ठीक है। इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, ठीक है। कितने पुत्र? 4 पुत्र। नन्नराज प्रथम, ठीक है, नन्नराज प्रथम। दूसरा पुत्र हुआ इनका नन्नराज प्रथम, ठीक है। भवदेव रणकेसरी, ठीक है। सूरबल, और एक हुआ ईशान देव, ईशान देव, ठीक है। कौन कौन हुए? इनके 4 पुत्र हुए,
नन्नराज प्रथम, भवदेव रणकेसरी, सूरबल और ईशानदेव। नन्नराज प्रथम के दो पुत्र थे, ठीक है, महाशिव तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव, ठीक है, चंद्रगुप्त, इसके बाद आ जाएगा हर्षगुप्त, और इसके बाद शासक आते हैं महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शासक रहे हैं, ठीक है। यही पांडु, इसी के अंतर्गत ही पांडु वंश के बारे में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले इंद्रबल के बारे में हमने जान लिया कि सुदेवराज का सामंत था, ठीक है। सुदेवराज के बाद प्रबलराज द्वितीय की हत्या करके ये क्या करते हैं, पांडु वंश की नींव डालते हैं सिरपुर क्षेत्र में, ठीक है। इनकी राजधानी रहती है सिरपुर। इंद्रबल के बाद इनके 4 पुत्र हुए, नन्नराज प्रथम, भवदेव रणकेसरी, शूरबल और ईशानदेव, ठीक है। नन्नराज प्रथम के बाद महाशिव तीवरदेव शासक बनते हैं, और महाशिव तीवरदेव जो है सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद नन्नराज द्वितीय शासक बनते हैं। नन्नराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं रहता, ठीक है, निसंतान रहते, तो अपने चाचा जी चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं आगे चलकर। चंद्रगुप्त के बाद हर्षगुप्त शासक बनते हैं। हर्षगुप्त के सबसे बड़ा घटनाक्रम ये है, इनकी पत्नी रहती है मौखरी वंश की राजकुमारी वासाटा, ठीक है, उनसे इनका विवाह होता है, ठीक है। और ये विष्णु के काफी परम भक्त रहते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी राजकुमारी वासाटा जो है वो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर स्थापित करवाती है, ठीक है, जिनको पूर्ण करवाते हैं महाशिवगुप्त आगे चलकर, ठीक है। महाशिवगुप्त का जो शासनकाल था वो काफी समृद्ध था, ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास में इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, ठीक है। और महाशिवगुप्त जो है एक श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे, इसीलिए इनका जो इनकी उपाधि थी वो थी महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, इनको बालार्जुन भी कहा जाता था, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा महाशिवगुप्त सबसे प्रमुख शासक हुए हैं। महाशिवगुप्त के टाइम पे ही ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था, ठीक है। किसने? ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा किया था 639 ईस्वी में। इनका शासन जो काल था वो 595 से 655 था। कितना था? 595 से 655, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस सोमवंशी शासक का विवाह मौखरी वंश की राजकुमारी वासाटा से हुआ था? इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। हर्षगुप्त का विवाह जो होता है वो होता है मौखरी वंश की राजकुमारी वासाटा से विवाह होता है, वासाटा से विवाह। और यही जो है आगे चलकर सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, ठीक है। ये काफी सुंदर मंदिर है ये लक्ष्मण मंदिर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। एक तो लक्ष्मण मंदिर, नाम में लक्ष्मण लिखा हुआ है, लेकिन ये किसकी यहाँ पे प्रतिमा है, कौन से भगवान से संबंधित है ये? तो ये एक विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ठीक है। और यह जो है लाल ईंटों से निर्मित है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये कि लाल ईंटों से निर्मित है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है लक्ष्मण मंदिर का कि इनकी तुलना जो है एडविन एराल्ड ने ताजमहल से किया है, ताजमहल से, ठीक है। और इनको अद्भुत रचना भी कहा गया है, ठीक है। एडविन एराल्ड ने इसकी तुलना किया है ताजमहल से। इसके अलावा एक और मंदिर का नाम मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए जो पांडुओं से संबंधित है, जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर ये खरौद में, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था ईशान देव ने। किसने करवाया है? ईशान देव, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, इंद्रबल के 4 पुत्रों में से एक थे ईशान देव। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में। और खरौद जो नगर है वो बसाया था इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक नाम से, ठीक है।
तो खरद नामक नगर किसने बसाया है? तो ये इंद्रबल ने बसाया है, और इनके पुत्र ईशान देव ने यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है, और इस मंदिर को लाखाचार मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, 1 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा है यहाँ पे, इसलिए इसको लाखाचार मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और लक्ष्मण मंदिर तो बता ही दिया। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? वासाटा ने करवाया था। विष्णु मंदिर है, लाल ईंटों से निर्मित है। एडविन एराल्ड ने इसकी तुलना ताजमहल से किया था। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस शासक द्वारा खरौद नामक नगर स्थापित किया गया था? इसको अभी हम लोग ने देखा। खरौद नामक नगर है वो इंद्रबल ने स्थापित किया था। इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, जिसको आगे चलकर क्या कहा गया? खरौद कहा गया। और उसी स्थान पर इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने क्या करवाया था? इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने क्या करवाया था? वहां पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रबल हो जाएगा। बमनी ताम्रपत्र में किस शासक का उल्लेख है? ठीक है, ये सोमवंशी जो शासक है उसका उल्लेख है बमनी ताम्रपत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर बमनी ताम्रपत्र में बमनी जो ताम्रपत्र है वो सूरबल का था। ठीक है, सूरबल का नाम आप लोग 2 जगह पढ़ोगे, पांडुवंश में भी पढ़ोगे। ठीक है, इंद्रबल के पुत्र के रूप में, और यहाँ पे भी है सोमवंश। ठीक है, जो बमनी ताम्रपत्र है वो उसमें सूरबल का उल्लेख है। जो सोमवंशी शासक है वो जयबल, वत्सबल, नागबल, सूरबल, और एक और नाम आता है भरतबल। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ये मैकल के सोमवंश थे, मैकल के सोमवंश। सोमवंश एवं पांडुवंश ये लगभग एक ही राजवंश हुआ करते थे, लेकिन मैकल क्षेत्र में मैकल, कांकेर और ओडिशा, वहां पर जो पांडुवंश है उनको सोमवंश कहा गया है। बस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैकल, कांकेर, ओडिशा में सोमवंश कहा गया है, और सिरपुर क्षेत्र में जो शासन किया जिन राजाओं ने उनको पांडुवंशी शासक कह दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को कली का कल्प वृक्ष एवं पृथ्वी का भूषण कहा गया है? ठीक है, किस शासक को कली का कल्प वृक्ष एवं पृथ्वी का भूषण कहा गया है? तो इसका सही आंसर है महाभौगुप्त द्वितीय। ठीक है, महाभौगुप्त ये कांकेर के सोमवंशी शासक है। ये माफ कीजिएगा, कलिंग के सोमवंशी शासक है। ये कलिंग के सोमवंशी शासक अर्थात ओडिशा के सोमवंशी शासक। इनके जो संस्थापक थे वो थे शिवगुप्त। शिवगुप्त इनके संस्थापक थे। इनमें जो प्रमुख नाम है, प्रमुख राजा रहे हैं वो है महाभौगुप्त प्रथम। ठीक है, दूसरा है महाशिवगुप्त, प्रथम। तीसरा नाम आ जाएगा महाभौगुप्त द्वितीय। चौथा नाम आएगा महाशिवगुप्त द्वितीय। ठीक है, महाभौगुप्त प्रथम, इनको जो कलिंग के सोमवंश से थे उन लोग त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। क्या धारण करते थे? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। उपाधि धारण करते थे इन लोग त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति, क्योंकि कलिंग के शासक है इसलिए कलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इसमें ये उपाधि धारण करने वाले, त्रिकलिंगाधि की उपाधि धारण करने वाले जो पहले शासक थे वो थे महाभौगुप्त प्रथम। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा महाशिवगुप्त, महाभौगुप्त द्वितीय और महाशिवगुप्त द्वितीय ये कुछ प्रमुख शासक रहे हैं, जिसमें से एक जो प्रमुख बात थी वो थी महाभौगुप्त द्वितीय से संबंधित, जिनको क्या कहा जाता है? कली का कल्प वृक्ष और पृथ्वी का भूषण कहा गया है। तो अच्छा प्रश्न है, बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पे कुछ मंदिर दिए गए हैं और
जो जहाँ पे ये मंदिर स्थापित है उन जगहों का नाम दिया गया है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में, ये भी हम लोग पढ़ चुके, बिल्कुल सही है। भोरम देव मंदिर चौरा गांव जो कवर्धा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर ये कांकेर में नहीं है, ये सिहावा में है। ठीक है, ये कहां पे है? सिहावा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कांकेर में जो शासक थे वो थे सोमवंशी शासक। ठीक है, कांकेर में एक शासक हुआ था, कांकेर के सोमवंशी शासकों में एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है कर्णराज। उन्होंने सिहावा नामक क्षेत्र में कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और सिहावा से एक अभिलेख भी मिला है जिसमें कर्णराज का उल्लेख है। तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं कि ये जो एमसीक्यू सीरीज है आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हमने हालांकि यहाँ पे 17 प्रश्न किए हैं, लेकिन 17 प्रश्न के भीतर हमने उसके अंदर जो राजवंश थे, राजवंश से संबंधित जो प्रमुख बातें थी उसको भी हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एमसीक्यू सीरीज है आप सभी को पसंद आ रही होगी और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।